जो विषय का विन्यास है वो सबका कमोबेश आ चुका है और अलग अलग है। और अलग अलग होने का एक फ़ायदा ये होता है कि एक तो हर विषय में एक नया इंटरेस्ट आप डाल सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि इसके फैक्चुअल एस्पेक्ट को कहीं ना कहीं भले ही 2-4 पॉइंट लिख भी सकते हैं, नहीं भी कोई लिख रहा है, कम से कम अगर सुन रहा है और एग्ज़ाम में जा रहा है, अगर ऐसा विषय टकराएगा तो मैं समझता हूँ स्ट्राइक ज़रूर करता है। इसलिए सुनी हुई चीज़ रहती है साथ, और देखी हुई चीज़ तो शायद बहुत देर तक रहती है साथ। तो ये ऑडियो विजुअल ही है कि मतलब आप बोलते हुए भी देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं, और विषय भी अच्छे अच्छे हैं जो कि सिविल सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये विषयों की बड़ा रिलेवेंसिव सब्जेक्ट्स हैं, है ना। ये छोटे नहीं हैं, ये अति गंभीर घाव कर सकते हैं, गहराई अच्छी खासी है इसमें। तो आइए फिर अपना बारी बारी से अपने विषय को प्रेजेंट कीजिए, और इस प्रेजेंटेशन के साथ दो चीज़ का भी ख्याल रखिए। एक तो विषय को टाइम को डेकोरम के साथ लेके चलिए, दूसरा आप अपने प्रेजेंटेशन में एक स्टाइल भी डालिए ताकि वो स्टाइल अट्रैक्टिव हो, और आप मंच पे जब खड़े हों तो मतलब उसमें एक ऐसी सुगंध आए कि आपकी और लोग आकर्षित हों उस बात को सुनने के लिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोरम की पूर्ति किया कि हमने अपनी बात कहा और निकल गए। ये फ़ायदा नेक्स्ट टाइम, उसके नेक्स्ट टाइम, फिर लाइफ टाइम आप ही लेते रहेंगे। ओके, तो कार्यक्रम को फिर ले चलते हैं अगली ओर, और बारी बारी से आप लोग आइए। गुड मॉर्निंग सर, सबको नमस्कार। मैं देवेंद्र पवार आज के 3 मिनट प्रोग्राम में सबसे पहले सर का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि ये जो श्रृंखलाएं लगातार बनी हुई है। मेरा आज का जो विषय है वह सुधार के दावेदार आत्महत्या करते किसान। भारत में किसान आत्महत्या का जो सिलसिला है ये 1990 के दशक से शुरू हुआ, यानी 1990 के आसपास से किसानों की आत्महत्या शुरू हुई। इस साल अगर हम वर्षा ऋतु की बात करें तो कुछ राज्यों जैसे गुजरात, असम या उड़ीसा, महाराष्ट्र, इन तमाम राज्यों में बहुत ज़्यादा बारिश हुई। दिल्ली और उसके आसपास जैसे हरियाणा, इन स्थानों की हम बात करें तो यहाँ पर औसत से बहुत कम बारिश हुई। इन दोनों स्थितियों को भूगोल की भाषा में अतिवृष्टि और अनावृष्टि बोलते हैं। दोनों स्थितियाँ ठीक नहीं है। इसमें क्या होता है कि बहुत बड़ी संख्या में लोग बेघर हो गए, लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में धन और संपत्ति का नुकसान हुआ, और सबसे ज़्यादा नुकसान जिस तबके को हुआ वो है किसान और मजदूर तबका। इस परिस्थिति को अगर हम प्राकृतिक भी मान लें कि एक प्राकृतिक कारणों से हुआ, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे रीजन हैं जिसमें हजारों किसान जैसे फसल बागवानी और दूसरी ज़रूरतों के लिए कर्ज न चुका पाने, फसलों का नुकसान, लागत ज़्यादा और आमदनी कम होने, या परिवार में किसी व्यक्ति की बीमारी परेशानी के कारण जो कर्ज लिया जाता है उसके बोझ तले बहुत सारे किसान आत्महत्या कर रहे हैं। किसानों की आत्महत्या की घटनाओं के तमाम आंकड़े जारी किए जाते हैं, लेकिन किसानों की आत्महत्याओं की जो घटनाएं अभी तक रुक नहीं रही है, क्योंकि सरकारें दावा तो करती है लेकिन उन दावों पर खरी उतरना सरकारें उन दावों पर खरी नहीं उतरती है। और पिछले कुछ समय से आप सब देखेंगे तो ये किसानों की आत्महत्या का जो विषय ये उपेक्षित हो गया। उपेक्षित इसलिए हो गया, ये चर्चा में नहीं आता है। सरकार कहते हैं कि किसान अब उपेक्षित नहीं है, हम तमाम योजनाओं के द्वारा उनके लिए सुधार कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि किसानों की आर्थिक एवं पारिवारिक स्थितियों में सुधार आया है। किसानों की सुधार का अगर सरकारें दावा कर रही है तो किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? मैं कुछ आंकड़ों पे बात करना चाहूँगा। आत्महत्या का जो सिलसिला सबसे ज़्यादा ये विदर्भ में, महाराष्ट्र के विदर्भ में और पंजाब में किसान सबसे ज़्यादा आत्महत्या करते हैं। विदर्भ में लगभग 35 लाख किसान ऐसे जो कपास की खेती करते हैं, और उसमें से 95% किसान ऐसे जो कर्ज लेकर, वो चाहे साहूकार से हो चाहे बैंक से कर्ज ले, चाहे साहूकार से, उसी कर्ज पे वो खेती करते हैं। लेकिन जो कपास उत्पादित होता है प्रति हेक्टेयर उसकी जो लागत है वो बहुत कम होती है। प्रति हेक्टेयर कम लागत होने की वजह से, आमदनी कम होने की वजह से जितना सरकार उन किसानों का इन्वेस्ट होता है उतनी कीमत नहीं मिल पाती है, जिस वजह से किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं। और ये सिलसिला बहुत फैल चुका है लगभग देश के सब राज्यों में। अगर पिछले साल के 6 महीने का अगर आंकड़े देखते तो विदर्भ में 547 किसानों ने आत्महत्या की,
डाटा आता नहीं है। सरकारी और गैर सरकारी संगठन अलग अलग तरीके से डाटा जारी करते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा अंतर भी रहता है। गैर सरकारी संगठनों का डाटा बहुत ज़्यादा रहता है किसानों की आत्महत्या का। आत्महत्या के अगर वैश्विक आंकड़े देखें तो 100 देशों की सूची में, मतलब जो टॉप पे 100 देश हैं जिनमें आत्महत्या किसान करते हैं, उनमें आत्महत्या करने वाले का जो आंकड़ा है वो भारत में उन 100 देशों की तुलना में डबल है। मतलब यहाँ पर 2 गुने ऐसे किसान हैं जो आत्महत्या करते हैं। इसके बहुत सारे कारण हैं। आज भी जो किसानों की खेती बाड़ी है वो सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, खाद की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। लगभग 60% किसान आज भी जो कुदरत के भरोसे खेती बाड़ी करते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार देती है, जिसको हम MSP बोलते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ क्लियरिटी नहीं है। मतलब उसकी मुकम्मल कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार कोई कानून नहीं कि अगर MSP पर किसानों को उसकी खरीद नहीं खरीदी जाती है, उसका जो धन वो फसलें नहीं खरीदी जाती है, तो उस पर कोई कानून नहीं है। इसके अलावा किसानों के सामने कर्ज, खाद, बिजली, पानी, उत्पादों की लागत न मिलने जैसी तमाम समस्याएं। पिछले 3 दशकों में एक और समस्या आगे हुई जलवायु परिवर्तन की स्थिति। जलवायु परिवर्तन से या जो नीलगाय जो फसलों को, खड़ी फसल को चौपट कर देती है, छोटा जो सांड है, वैल, उनकी वो भी जो फसल को नुकसान पहुंचा देती है। अपनी बात को मैं एक जो महत्वपूर्ण विषयों से खत्म करना चाहूँगा कि विकसित देशों में किसानों को 2,10,000 प्रति एकड़ के हिसाब से, प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लगभग सब्सिडी दी जाती है। हमारे देश में किसानों के विकास की बातें सरकार करती है, लेकिन सब्सिडी की जब बात आती है तो सरकारी हाथ अपना पीछे खींच लेती है। सामाजिक आर्थिक जातिगत अगर जनगणना या जो गणना होती है उस हिसाब से अगर बात करें तो 75% किसान परिवारों की आय 6,000 रुपये से भी हमारे देश में कम है। सिर्फ 10% किसान ऐसे जिनकी आय 10,000 रुपये प्रति माह है, और महज 1% किसानों की आय 20,000 रुपये के आसपास है। तो ऐसी स्थिति में किसानों के पास एक विकल्प बचता है कि अपनी घर पुश्तैनी की जो खेती बाड़ी उसको छोड़ करके निकल जाएं या फिर आत्महत्या करें। तो ये गंभीर समस्या है, सरकारों को इस पर अवश्य चिंतन करना चाहिए। इसी सबके साथ मैं अपनी बात करता हूँ। धन्यवाद। Good morning, respected sir and everyone present. My name is Shruti and today I'll be discussing the concerns with the usage of GDP as the only parameter of economic significance. Now, even though GDP is a significant parameter for measuring the economic growth of a country, there are various concerns with the excessive dependence on these GDP numbers which need to be discussed. So the number one concern is that GDP numbers do not reflect the interests of a common citizen. The employment elasticity in India has been decreasing since the 1980s. The employment elasticity is the percentage change in employment with 1% point change in the economy, which in simple terms is the capacity of an economy to generate employment. It has been noticed that 1% increase in GDP number yields less than 1/4 of the total number of good quality jobs that were present in 1980s. So we can see that despite the increasing rate of GDP growth in our country, the capability of our economy to generate good quality employments has been decreasing year by year. Therefore, GDP numbers are of very little significance to a common person whose primary concern remains unemployment, because the GDP growth rates are not reflected in the personal growth of that individual. The second concern is that GDP is not a comprehensive measure. While GDP reflects the average growth rate of an economy, it is not an inclusive measure. So GDP does not take into account the poverty levels, and hence it cannot be seen as a measure of societal well-being. There is a very common misconception amongst people that increased GDP growth is equals to the increased prosperity of a nation, which may not be always the case. And the third concern with GDP numbers is that it neglects the social issues. There is a trend of compulsive chase of GDP numbers and at all cost, and it can prove to be counterproductive for nations as it may deflect the attention of nations away from major social issues. Now, what are the recommendations? First of all, it is not to imply that GDP as a parameter should be done away with. GDP is a very significant parameter when it comes to comparing the economic growth of different nations. But the idea here is that we need to move away from this excessive reliance on GDP numbers, and we should come up with a holistic framework of comprehensive economic and social growth measurement. This comprehensive framework can include multiple indicators and not just a single metric. Thank you. Good morning everyone and respected sir. Today's
topic which I have chosen to speak about is Sri Lanka faces great danger as crisis drags. Sri Lanka faces of great danger with fuel shortages sparked by its unprecedented economic crisis, set to continue at least till the year's end. President Ranil Wickremesinghe warned on Wednesday the 73-year-old who was propelled to power last month after his predecessor Gotabaya Rajapakse was forced to flee from the country and resign after months of protest, said the financial meltdown had turned into a serious political crisis. Today we are facing an unprecedented situation that our country had never faced in recent history. He said while opening a new session of parliament, "We are in great danger." Tens of thousands of people overran Rajapakse's official residence last month over acute shortages of Sri Lanka's 22 million people since late last year. Wickremesinghe said that the only way to escape the crisis was if we all face this challenge together as one people, and asked all the parties in parliament to join his initiative for a unity government. Sri Lanka was considered a prosperous middle-income country before defaulting for the first time on its foreign debt of $51 billion in mid-April. The country has run out of foreign exchange to finance imports, with officials estimating the country urgently needs at least $4 million to bring in essential goods and addresses current shortages. Wickremesinghe has been leading talks with the International Monetary Fund to secure a 4-year bailout program. He told Parliament the negotiations were progressing but did not provide a timeline for when a debt deal would be finalized. Wickremesinghe thanked India for granting credit lines to import petrol and diesel, but said Colombo would be able to pay with its own foreign exchange earnings and that rationing could continue at least till the end of the year. Thank you. I hope you all must have got some information from my topic. Thank you. Good morning to all of you. Myself Azad Singh Chauhan, and today I am here to brief the topic continuously surging GST collection. Recently, the reports published by the Ministry of Finance, it has been observed that the GST collection has been increased by 28% for the month of July. यानी कि जुलाई में जो जून में जो सेल हुई होगी उसका जुलाई में जो रिटर्न सबमिट हुआ, दैट इज 28% मोर देन द लास्ट ईयर जुलाई, एंड दिस इज द सेकंड हाईएस्ट जीएसटी कलेक्शन इन द कंट्री सिंस द इंसेप्शन ऑफ दिस एक्ट. 2017 में जब जीएसटी एक्ट आया था तो उसके बाद सबसे हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट है. इससे पहले मार्च 2022 यानी अप्रैल 2022 में 1.68 लाख करोड़ का कलेक्शन हुआ था, एंड इस समय 1.48 लाख करोड़ का कलेक्शन हुआ है, सेकंड हाईएस्ट. एंड अभी जो फाइनेंशियल ईयर हमारा चल रहा है 2022-23, इस फाइनेंशियल ईयर में कंटिन्यूअसली हमारा जो एवरेज जीएसटी कलेक्शन इज 1.50 लाख करोड़, जो कि पिछले साल इसी मतलब जो फाइनेंशियल ईयर हमारा 21-22 था वो 1.12 लाख का एवरेज करोड़ का एवरेज जो है कलेक्शन था हमारा, यानी कि बहुत ज़्यादा इसमें इंक्रीज देखा गया है. और 2-3 स्टेट हैं जैसे कि त्रिपुरा और बिहार और दमन एंड दीव, इनको छोड़ करके एवरी स्टेट हैज शोन द इंक्रीज इन द जीएसटी कलेक्शन. Now what the government is saying कि why this increase is taking place. The first point is, जैसे हम लोगों ने देखा कि कोरोना के टाइम पे इकोनॉमी हमारी 23.9% से माइनस में नेगेटिव में ग्रो कर रही थी, तो डेफिनेटली आफ्टर कोविड-19 इकोनॉमिक एक्टिविटी थोड़ी बढ़ी है एंड जीडीपी ऑल्सो इंक्रीजिंग. तो दिस इज वन ऑफ द फैक्टर. जब ज़्यादा काम होगा तो डेफिनेटली टैक्स कलेक्शन भी ज़्यादा ही होगा. द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सर ने भी एक बार बताया था लेक्चर में कि इसकी मीटिंग्स 1100 बार तो 47 टाइम्स तो मीटिंग ही हो गई है. इसकी 40th मीटिंग अभी शेड्यूल्ड है इसकी मदुरई में. तो इतनी मीटिंग्स के बाद जो रेगुलर जो कंप्लाइंस पार्ट पे जो चेंजेस हो रहे हैं उनका भी इफेक्ट है कहीं ना कहीं, कलेक्शन बढ़ रहा है. एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इन्फ्लेशन. अब सपोज कोई चीज़ 100 रुपये की है, 18% जीएसटी है, 18 रुपये जीएसटी मिल जाएगा गवर्नमेंट को, लेकिन अब इन्फ्लेशन में वही चीज़ 150 रुपये की मिल रही है तो 27 रुपये मिलेगा गवर्नमेंट को. तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन की वजह से भी जीएसटी कलेक्शन में बहुत बड़ा एक जंप देखा जा रहा है. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज जो रिसेंटली कंक्लूडेड 47th मीटिंग ऑफ जीएसटी काउंसिल, उसमें आप लोगों ने देखा है कि कई चीज़ों पे जीएसटी के रेट बढ़ा दिए गए हैं या चेंज कर दिए गए, मोस्टली बढ़ा ही दिए गए हैं सभी पे. कुछ तो इसेंशियल कमोडिटीज जो पैकेज जैसे कि आटा चावल, सर ने भी कई बार इस चीज़ को पॉइंट आउट किया है, उस पर भी जीएसटी लगा दिया गया. तो डेफिनेटली
ये एक लार्जर सेगमेंट को रिप्रेजेंट करता है, आटा, चावल, दूध, पनीर, ये सब तो एक लार्जर सेगमेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो डेफिनेटली जीएसटी कलेक्शन तो बढ़ेगा ही। नाउ व्हाट आई वांट टू से फाइनली हियर कि जो सर ने भी कई बार पॉइंट आउट किया कि जो कंपनसेशन गवर्नमेंट जो दे रही थी स्टेट गवर्नमेंट्स को, जैसे कि कंपनसेशन में क्या था कि 2017 में जब जीएसटी एक्ट आया तो स्टेट्स को डर लग रहा था कि हमारा रेवेन्यू इसमें कम हो जाएगा, ऑब्वियसली हुआ भी कम। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि 2017 से और 5 साल यानी 22 तक हम आपको 14% कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के रेट से जो आपको रेवेन्यू में घाटा होगा उसको हम आपको प्रोवाइड करेंगे 5 साल बाद इसको रिव्यू करेंगे। अब 30 जून को खत्म होने वाला था, बट इट हैज नॉट बीन एक्सटेंडेड। तो डोजन्स ऑफ स्टेट्स वर एक्सपेक्टिंग कि ये बढ़ा दिया जाएगा कंपनसेशन, बट ये बढ़ाया नहीं गया। तो इससे भी अब होगा क्या कि ये कंपनसेशन बढ़ाया नहीं गया, आगे अब क्या होगा कि स्टेट गवर्नमेंट को अपना रेवेन्यू तो कहीं ना कहीं से मेंटेन करना ही है, तो जो पॉलिसी है ना बहुत स्ट्रिक्ट हो जाएगी। गवर्नमेंट क्या करेगी कि अननेसेसरी जो है रेट वगैरह एंड ऑल दीज ये सब चीज़ें बढ़ जाएंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं से उन्हें अपना वो तो मेंटेन करना ही है रेवेन्यू वगैरह। तो जो 47th जीएसटी काउंसिल की मीटिंग अभी शेड्यूल्ड है मदुरई में, तो आई वुड सजेस्ट कि गवर्नमेंट को ये चीज़ देखनी चाहिए। एक तो ये जो कंपनसेशन स्टेट को ये देना चाहिए ताकि उनकी जो पटरी पे आने में उनको थोड़ा हेल्प मिल सके। दूसरा जो इसेंशियल कमोडिटीज़ पे जो जीएसटी लगाया है अभी आटा चावल वगैरह पे, इसको भी थोड़ा रिकंसिडर करना चाहिए। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग एवरीवन, रिस्पेक्टेड सर, माई सेल्फ बहक। और मेरा आज का टॉपिक है हाउ चाइना इज कंट्रोलिंग ग्लोबल सप्लाई चेन। चाइना स्मार्टफोन्स के साथ एनर्जी, सेमीकंडक्टर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेयर अर्थ मेटल्स और बैटरीज जैसे सेक्टर के ग्लोबल सप्लाई चेन को भी डोमिनेट करता है। कोविड-19 पैंडेमिक एंड रशिया यूक्रेन क्राइसिस हैज डिस्टर्बटेड द ग्लोबल सप्लाई चेन। ग्लोबल सप्लाई चेन एक ऑर्गेनाइजेशन, उसके कंज्यूमर्स एंड सप्लायर्स के बीच का नेटवर्क है। ये ऑपरेटिंग कॉस्ट को रिड्यूस करने में भी काफ़ी हेल्पफुल है। इनके सोशल रोल भी काफ़ी इफेक्टिव है। ये इंश्योर करते हैं कि फूड, एनर्जी, सिक्योरिटी, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मेडिसिन का फ्लो बना रहे। चाइनीज इकोनॉमी के साथ साथ ग्लोबल सप्लाई चेन भी डेवलपमेंट की तरफ बढ़ता गया और इसके डिसरप्शन रिस्क भी बढ़ते गए। चाइना वेंट फॉर ओपन मार्केट इकोनॉमी इन 1978 एंड हेल्प लोकल मैन्युफैक्चरर्स एंड फार्मर्स। चाइना ने अपने साउथ वेस्ट बॉर्डर में 4 स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी कि SEZ का एस्टैब्लिशमेंट किया। आफ्टर बिकमिंग द मेंबर ऑफ IMF एंड वर्ल्ड बैंक, चाइना इंश्योर टू बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बाय प्रमोटिंग FDI। इस बात पर भी ध्यान दिया गया कि चाइनीज प्रोडक्ट अदर मार्केट प्रोडक्ट के कंपैरिजन में चीपर हो एंड दिस इंक्रीज द डिमांड फॉर चाइनीज प्रोडक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब इस डिमांड को पूरा करने के लिए चाइना को अपने सप्लाई चेन में इंप्रूवमेंट लानी थी। सो चाइना इंट्रोड्यूस द टेक्नोलॉजी इन द लॉजिस्टिक सेक्टर, जिससे कि चाइनीज प्रोडक्ट का शिपमेंट ईजी एंड चीप वे में हो सके। साथ ही हाई लेवल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म में सप्लाई चेन का भी काफ़ी अच्छा रोल रहा। इसके साथ चाइना ने अदर कंट्रीज में अपना मास डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट कर दिया। चाइना एक दिन में अपने 140 मिलियन पैकेजेस डिलीवर कर सकता है। चाइनीज गवर्नमेंट ने ये इंश्योर किया कि उनका जो डिलीवरी कॉस्ट है वो $1 को एक्सीड नहीं करेगा। चाइना की चीप युआन पॉलिसी इसमें काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित हुई। चाइनीज प्रोडक्ट के इसी ईजी परचेज की वजह से आज चाइना का सप्लाई चेन इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल में है। आफ्टर US, चाइना इज द सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ये एक वर्ल्ड लीडर है। 2019 में चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का 29% था। डॉलर के हिसाब से ये $4 ट्रिलियन था, जो चाइना की इकोनॉमी का 30% था। ये सिनेरियो देखने के बाद डिपेंडेंस ऑन चाइना इज अ थ्रेट नॉट ओनली फॉर द US बट ऑल्सो फॉर अदर कंट्रीज इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिक्योरिटी। थैंक यू। गुड मॉर्निंग क्लास एंड रिस्पेक्टेड सर। आज का मेरा टॉपिक है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। Recently, Iran started the first transfer of Russian goods to India via a new trade corridor which transits the West Asian nation. The cargo will travel through the international north-south transport corridor. Its main purpose is to promote transportation among the member states. अब हम देखेंगे इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है क्या। तो it is a 7,200 kilometer long multi-modal transportation network encompassing sea, road and rail routes to offer the shortest route of connectivity. Establishment 12 September 2000 in St. Petersburg. इसके main founding members हैं ईरान, रशिया और इंडिया और other 11 countries. कनेक्टिविटी की बात करें तो इट लिंक्स इंडियन ओशन टू द कैस्पियन सी विया द पर्शियन गल्फ ऑनवर्ड्स इनटू रशिया एंड नॉर्दर्न यूरोप। सिग्निफिकेंस की बात करें तो रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ ट्रेड एम्ड एट द कैरेज कॉस्ट बिटवीन इंडिया एंड रशिया बाय अबाउट 30% एंड रिड्यूसिंग द ट्रांजिट टाइम फ्रॉम 40 days to 25 days.
Economic transformation. Economic transformation. The corridor has the potential to transform the economies of countries. Also, the corridor into specialized manufacturing, logistics, and transit hubs by facilitating access to newer market. Better alternative, cheaper and faster. The recent Suez Canal, which caused the global economy hefty damage, among to $9 billion, has amplified the optimistic outlook towards the INSTC as a cheaper and faster alternative multimodal transit corridor. अब इंडिया की एडवांटेजेस की बात करें तो बूस्ट टू इंडियाज एक्सपोर्ट्स. Corridor connects India with Central Asia and Russia, which has the potential to expand further, increasing the money scope of India's trade. Shorter trader route. It provides a shorter trader route with Iran, Russia and beyond to Europe, creating scope for India's increased economic engagement. Alternative route to Central Asia. Corridor opens a permanent alternative route for India to trade with Afghanistan and Central Asia, given the hurdles in the direct route through Pakistan. Thank you. Good morning everyone, respected sir and students. Today I, Khushi Chauhan, would like to take forward the topic India International Bullion Exchange. On 29 July 2022, India's first IIBX at International Financial Services Centre, that is IFSC, at GIFT City of Gujarat was launched. GIFT means Gujarat International Finance Tech City. Now, bullion is a metal that has been refined to high standard of elemental purity, especially precious metals such as gold and silver. And bullion exchange is a market through which buyers and sellers trade gold and silver as well as associated derivatives. IIBX was first introduced in Budget 2020 for easing gold import by jewelers in India. Who can trade on IIBX? Qualified jewelers will be permitted to import gold, and to become qualified, entities require a minimum net worth of Rs 25 crore and 90% of the average annual turnover in the 3 financial years through deals in goods categorized as precious metals. Earlier, the gold imports used to be through nominated banks and agencies in the 1990s, and now the eligible qualified jewelers in India have been allowed to directly import gold through IIBX. Apart from these, non-resident Indians and institutions will be able to participate on the exchange after registering with the IFSCA. The IFSCA means International Financial Services Centres Authority, that has been established on 27 April 2020. The IIBX will have to submit a report on IFSCA on a monthly basis, providing details of transactions in bullion by qualified jewelers, including details of products traded, value, quantity of gold imported, etc. Currently, there are 56 jewelers that are registered on the IIBX. So the question arises in here about storage capacity of precious metals. A cumulative storage capacity for approximately 125 tons of gold and 1000 tons of silver is planned at the GIFT City. A storage facility is basically needed at the exchange for those who import in advance, keeping upcoming demand or festival season in mind. Now, what are the advantages of such exchange in India? The IIBX will be a gateway for bullion imports into India, where all bullion imports for domestic consumption shall be channelized through the exchange. It will also offer the advantages: price discovery, transparency in disclosures, guaranteed centralized clearing, and insurance of quality. Now, in this context, this will lead to quality assurance and sourcing integrity, and with the regulatory foundations in place, IFSCA intends to nurture a bullion ecosystem aimed at positioning India in the international markets. Thank you. गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. मेरा जो आज का टॉपिक है वो है बायो इकोनॉमी, दोहरे लाभ की एक व्यवस्था. तो सबसे पहले बात करते हैं बायो इकोनॉमी की. तो बायो इकोनॉमी
का संबंध अर्थव्यवस्था से जुड़े ऐसे सभी क्षेत्रों में सूचना, उत्पादों, प्रक्रियाओं और सेवाओं को प्रदान करने के लिए संबंधित ज्ञान, विज्ञान, प्रौद्योगिकी सहित जैविक संसाधनों का उत्पादन, उपयोग एवं संरक्षण से है। तो जैसे कि बायो इकोनॉमी का जो शब्द है, उसके जो बायो इकोनॉमी शब्द इस सदी के शुरुआती दशक के मध्य में लोकप्रिय हुआ, जिसमें यूरोपीय संघ और आर्थिक सहयोग व विकास संगठन द्वारा नीतिगत एजेंडा और ढांचे के रूप में इसे अपनाया गया, ताकि नए उत्पादों, बाजारों और उपयोगों को विकसित करने के लिए बायोटेक को बढ़ावा दिया जा सके। यह एक दोहरे लाभ वाली व्यवस्था है, जिससे आर्थिकी मजबूत होने के साथ जलवायु परिवर्तन के गंभीर खतरे से भी निपटने में सहायता मिल सकती है। देश में बीते कुछ वर्षों में बायो इकोनॉमी ने तेजी पकड़ी है। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने, जो कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि वर्ष 2030 तक भारत की जैव अर्थव्यवस्था $300 अरब तक पहुंच जाएगी। भारत में बायोटेक्नोलॉजी उद्योग 5 बड़े स्तंभों पर निर्भर करता है, जिसमें बायो एनर्जी, बायो एग्री, बायो फार्मा, बायो इंडस्ट्रियल और सेवाएं हैं। इसमें बायो आईटी और शोध सेवाएं भी शामिल है। वर्ष 2021 में भारत में हर दिन औसतन कम से कम 3 स्टार्टअप के हिसाब से कुल 1128 बायोटेक स्टार्टअप शुरू हुए। इसमें निवेश की गई राशि लगभग $100 अरब पार कर चुकी है। देश में बायोटेक स्टार्टअप की संख्या पिछले 10 वर्ष में 50 से बढ़कर 5300 तक हो गई है, जो कि आने वाले 5 सालों में यानी कि 2025 तक लगभग 2 गुना बढ़कर 10,000 तक पहुंचने की उम्मीद है। बायो इकोनॉमी का सामाजिक चुनौतियों के समाधान के तौर पर भी देखा जा सकता है, जैसे बायोमास या नवीकरणीय संसाधनों का ऊर्जा उत्पादन में उपयोग किया जा रहा है, और इन सारी चीजों का कार्बन उत्सर्जन, खाद्यान्न एवं पोषण, स्वास्थ्य, ऊर्जा निर्भरता एवं पर्यावरण पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। 2019 में भारत में जैव अर्थव्यवस्था $44 अरब की थी। 2021 में यह बढ़कर $80.1 अरब तक पहुंच गई है, और 25 वर्ष में यह भारत की अर्थव्यवस्था को एक मजबूती के रूप में उभारेगी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने हाल ही में पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए एक विशेष बायोटेक इग्निशन ग्रांट काल भी शुरू किया है, जो कि बायो इकोनॉमी के संबंध में इस स्टार्टअप के लिए 50 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता देने की भी घोषणा उन्होंने की है। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग टू ऑल। माय नेम इज़ प्रतीक्षा और आज का मेरा टॉपिक है राष्ट्रमंडल खेल। राष्ट्रमंडल खेल एक बहुप्रतियोगिता खेल है, जिसमें राष्ट्रमंडल के जो देश है उसके प्रतिभागी पार्टिसिपेट करते हैं। उसमें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन सर्वप्रथम 1930 में किया गया है, और 1930 का जो राष्ट्रमंडल खेल है यह कनाडा के हैमिल्टन शहर में खेला गया है। इसमें 11 देशों ने पार्टिसिपेट किया था। और तो तुम्हारा कागज कहाँ है? सर लिखा है ना? हाँ जी। दो इसको है इसमें पकड़ा दो ऐसे फिर से बोलो, देख के बोलो। राष्ट्रमंडल खेल बहुखेल प्रतियोगिता है, जिसमें राष्ट्रमंडल देशों के एथलीट शामिल होते हैं। इसका मुख्यालय लंदन में है। राष्ट्रमंडल खेलों को 1930 से 1950 तक ब्रिटिश एम्पायर गेम, 1954 से 1966 तक ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम तथा 1970 से 1974 तक ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम के नाम से जाना जाता है। वर्ष 1978 से इसे कॉमनवेल्थ गेम कहा गया। इसका आयोजन सर्वप्रथम 1930 में हुआ। तब से यह हर 4 वर्ष के अंतराल में होता है, और यह पहली बार हैमिल्टन शहर, जो कि कनाडा में है, में खेला गया है। इसमें 11 देशों के 400 खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया था। मूल रूप से इन खेलों में केवल एकल प्रतिस्पर्धात्मक खेल होते हैं। 1998 में कुआलालंपुर, मलेशिया में जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ, उसमें हॉकी, नेटबॉल और क्रिकेट को पहली बार शामिल किया गया था। राष्ट्रमंडल खेलों की 3 मान्यताएं हैं: मानवता, समानता और नियति, जो कि 2001 में अपनाई गई। ये मान्यताएं हजारों लोगों को प्रेरणा देती है तथा उन्हें आपस में जोड़े रखती है।
वर्ष 2022 में कॉमनवेल्थ गेम इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में हो रहे हैं, जिसमें भारत की तरफ से 213 एथलीट ने हिस्सा लिया है, जो कि 28 जुलाई से 8 अगस्त तक खेले हो रहा है। इसका शुभंकर पेरी है। यह एक बैल है क्योंकि बर्मिंघम का मतलब भी जानवर होता है। पेरी ने लाल नीले पीले रंग की धारियों वाली एक किट पहना हुआ है जो बर्मिंघम फ्लैग के रंगों को दर्शाता है। इसमें 72 टीमों ने हिस्सा लिया है। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में पहली बार महिला क्रिकेट का आयोजन हुआ है। भारत ने 2022 के कॉमनवेल्थ गेम में कुल 20 पदक जीते हैं, जिसमें से 6 गोल्ड, 7 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज मेडल है। भारत ने 2022 में जो हिस्सा लिया है 18वीं बार लिया है। इसने 1930, 1950, 1962 और 1982 में पार्टिसिपेट नहीं किया। अगले कॉमनवेल्थ गेम 2026 में ऑस्ट्रेलिया में होंगे। थैंक यू। A very good morning, sir, and everyone presenting over here. My name is Prachi Dhismana, and as we all know that today we are gathered here for our 3-minute program, for which my topic is economic crisis in Bangladesh. ये टॉपिक मेंस एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन यूपीएससी जीएस 2 के इंटरनेशनल रिलेशंस और यूपीएससी जीएस 3 के इकोनॉमिक्स में पूछे जा सकते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स और इकोनॉमिस्ट का मानना है जैसे क्राइसिस हमने श्रीलंका में देखने को मिले, वैसे ही कुछ क्राइसिस हमें साउथ एशियन कंट्रीज़ में देखने को मिल रहे हैं, जिसमें कि पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश शामिल हैं। तो आज हम जानेंगे वो क्या मेन रीजंस हैं जिसके कारण एक्सपर्ट्स का मानना है कि बांग्लादेश में भी हमें ऐसे ही क्राइसिस देखने को मिलेंगे। सबसे पहला रीज़न है देश में बढ़ती महंगाई। बांग्लादेश ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जून 2022 में इन्फ्लेशन रेट 7.56% था, जो कि देश में पिछले 9 सालों के और सारे इन्फ्लेशन रिकॉर्ड को क्रॉस कर चुका था। महंगाई बढ़ने के कारण इसका सबसे ज़्यादा असर वहाँ के गरीब लोग और लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज पर पड़ा था। दूसरा रीज़न है देश के फॉरेक्स रिजर्व का घटना, तेजी से बाजार में घटना। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग बांग्लादेश में भी श्रीलंका की तरह फॉरेक्स रिजर्व कंटिन्यूस डिक्लाइन करता चला जा रहा है। जुलाई 2022 में मिले डेटा के अनुसार अब केवल बांग्लादेश में टोटल फॉरेक्स रिजर्व $39 मिलियन ही रह गया है, जिससे केवल देश के 5 महीने के इंपोर्ट बिल को ही पे किया जा सकता है। तीसरा रीज़न है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बिल के बीच में बढ़ता गैप। किसी भी कंट्री का इंपोर्ट डिपेंडेंसी होना उसके डोमेस्टिक डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ का डिप्रिशिएट होना रिफ्लेक्ट करता है। वहाँ की 85% टोटल एक्सपोर्ट टेक्सटाइल और कॉटन इंडस्ट्रीज पर डिपेंड है, जो कि कोविड क्राइसिस के दौरान वो भी खत्म हो चुका था। तो ये गैप धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। इंपोर्ट डिपेंडेंसी तो बढ़ती चली जा रही है, लेकिन जो एक्सपोर्ट है वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। मार्च 2022 के डेटा के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल ईयर 2022 से 2023 का पहले के जो 6 महीने हैं उसमें देश का ओवरऑल ट्रेड डेफिशिएट $18 बिलियन और टोटल करंट डेफिशिएट $10 बिलियन हो चुका है। एक्सपर्ट्स का मानना है अगर वहाँ की गवर्नमेंट ने वहाँ के सूटेबल इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान नहीं दिया तो ये और भी बढ़ सकता है। फोर्थ रीज़न है फॉसिल बेस्ड एनर्जी रिक्वायरमेंट पर हैवीली डिपेंडेंसी होना। बांग्लादेश पावर सेक्टर रिव्यू 2020 के अकॉर्डिंग बांग्लादेश की इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का 85% वहाँ के फॉसिल बेस्ड एनर्जी सोर्सेज से होता है। वॉर के कारण इंटरनेशनल मार्केट में जो फॉसिल फ्यूल्स के प्राइसेस बढ़े हैं उसके कारण वहाँ पर बांग्लादेश में इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस हमें देखने को मिल सकते हैं। मई 2022 में ये क्राइसिस वो ऑलरेडी फेस कर भी चुके हैं। फिफ्थ रीज़न है इंटरनेशनल मार्केट में बांग्लादेश की करेंसी का तेजी से घटना। अगस्त 2017 में $1 की वैल्यू 78 बांग्लादेशी टका था, जो कि अब अगस्त 2022 में आते आते 94 हो चुका है। सिक्स्थ रीज़न है एक्सटर्नल डेब्ट का बढ़ना। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2021 में एक्सटर्नल डेब्ट $90.79 बिलियन था, जो कि
24% ज़्यादा था 2020 के कंपैरिजन में। टाइम पर लोन न देने के कारण श्रीलंका की तरह बांग्लादेश को भी बेल्ड आउट किया जा सकता है। अब आप सब इससे आइडिया लगा सकते हैं कि बांग्लादेश श्रीलंका की इकोनॉमिक क्राइसिस के कितने करीब पहुंचते चला जा रहा है। मैं अपने टॉपिक को कंक्लूड करते हुए कहना चाहूँगी कि अगर गवर्नमेंट ने इस पर इमीडिएट स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया तो बांग्लादेश को भी सेकेंड श्रीलंका होने से कोई नहीं रोक पाएगा। थैंक यू। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माय नेम इज ऋतु कन्याल। आज का टॉपिक है मेरा वो है जौनसार बावर क्षेत्र के बारे में थोड़ी आपको जानकारी देना। बेसिकली जौनसार बावर क्षेत्र जो है वो गढ़वाल मंडल के अंदर आता है। उत्तराखंड में 2 मंडल है, गढ़वाल और कुमाऊं मंडल। तो जौनसार बावर क्षेत्र के कुछ हिस्ट्री है जो आपको मैं बताना चाहूँगा। 1829 में जौनसार बावर को चक्राता तहसील में शामिल कर लिया गया। इससे पहले यह पंजाब राज्य सिरमौर के एक हिस्सा था, जो कि अंग्रेजों द्वारा गोरखाओं के साथ युद्ध में 1814 में इसे देहरादून सहित जीत लिया गया, तो इसलिए इसे शामिल किया गया। 1856 से पहले इसे जौनसार बावर नाम से जाना जाने लगा। जौनसार बावर क्षेत्र देहरादून के नॉर्थ वेस्ट में स्थित एक पहाड़ी क्षेत्र है। यह जनजातीय क्षेत्र है। इस क्षेत्र के अंतर्गत कालसी, चक्राता व त्यूनी की तहसीलें आती है। यहाँ के प्रमुख स्थल में कालसी, लाखामंडल, हनोल इत्यादि है। जौनसार बावर को 2 भागों में बांटा जाए तो 3084 मीटर या इससे ऊपर के क्षेत्र को बावर क्षेत्र में देखा जाता है और तथा इससे नीचे के क्षेत्र को जौनसार क्षेत्र में देखा जाता है। इसके पूर्वी दिशा में यमुना नदी और पश्चिमी दिशा में टॉस नदी और उत्तर में हिमाचल के कुछ हिस्से और उत्तरकाशी है और दक्षिण कोने में इसके देहरादून स्थित है। यहाँ देवदार के जंगल पाए जाते हैं जो कि इमारती लकड़ियों के लिए काफ़ी मशहूर है और देवदार की जो लकड़ियाँ होती है वो 1500 से 3200 मीटर की ऊंचाई पे पाई जाती है। यहाँ के लोग अपने आप को पांडव के वंशज कहते हैं। यहाँ के महत्वपूर्ण पर्व माघ मेला, बिशु मेला और जागड़ा मेला है। जागड़ा मेला जो कि महासूर देवता के पवित्र स्थल हनूल में मनाया जाता है। हाल ही के दिनों में पीएम मोदी द्वारा इसका उल्लेख अपने मन की बात में किया गया है और इस पर कुछ करंट न्यूज़ ये है कि सतपाल महाराज जो कि हमारे पर्यटन मंत्री है, इन्होंने इसे राजकीय मेला में घोषित कर दिया है और इस क्षेत्र से मशहूर बॉलीवुड सिंगर जुबिन नौटियाल इसी क्षेत्र से आते हैं। धन्यवाद। Good morning everyone. Today my topic is space debris. According to this recent report of NASA's orbital debris program, there are 25,185 pieces of space debris larger than 10 centimeter in lower Earth orbit near 2,000 kilometer of planet surface. So basically what is space debris? Space debris is also known as space junk. Space debris can be referred to as defected satellites that are left by us. These include dead satellites, fragments of rocket bodies and spacecrafts, etc. Now what are the problems occur due to space junk? First is it can be hazard to debris, to active satellites and spacecraft. Secondly, at orbital velocities, even the tiniest pieces of debris can defect the satellites and operational satellite. Third, potential collision threat to the space station. Then fourth major reason is Earth orbit could become impassable if the risk of the collision grows too high. It could hinder our ability to use weather satellites or hence to monitor weather changes. Now the initiatives taken to tackle the space junk problem is first is IADC, Interagency Space Debris Coordination Committee, an intergovernment forum. Aim is to coordinate efforts to deal with space debris around the Earth's orbit, founded in 1993. Secondly is NORAD, North American Aerospace Defense Command, is an initiative of US and Canada that shares selective debris data with many countries. Thirdly is ESA, European Space Agency, working with Swiss Clear Space startup to be launched mission in 2025. Fourthly is JAXA, Japan Aerospace Exploration Agency, and ESA have partnered with startup to help in removal of the space junk. Fifthly is NEO-01. China launched a low Earth or type orbit robot prototype
it can be scoop up the space debris left by with a big net. Now comes to India. ISRO, Indian Space Research Organization, is working with the investigating technologies needed for active debris removal in India. ISRO is developing self-eating rocket to prevent the future space junk. Now the conclusion is, even though this is a problem is being neglected by the people, but it is a great of concern for the development of in space and technology. If we are not able to remove the space junk, then it may lead to serious obstacle in space travel, communication and many other things. Thank you. गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल। मेरा नाम नेहा है। मेरा आज का टॉपिक है देश में गंगा जल 97 प्लेसेस पर आचमन के लायक नहीं है। नमामि गंगे परियोजना, जिसकी शुरुआत 2014 में की गई थी, जिसका उद्देश्य था कि गंगा नदी में जो प्रदूषण है उसको कम किया जाएगा और उसको पुनर्जीवित करके स्वच्छ करके आगे काम किया जाएगा। और यह भी दावा किया गया था कि 2019 तक इसको बिल्कुल स्वच्छ कर दिया जाएगा। बावजूद इसके कि आज भी उसमें 60% सीवेज डायरेक्ट गिराया जा रहा है। आस्था का प्रतीक गंगा का पानी 97 प्लेसेस पे आचमन के लायक नहीं है। आचमन होता है जब पूजन की विधि होती है, जब हम हाथ में पानी लेके जो एक घूंट पीते हैं। उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल में लगभग 10,140 मिलियन लीटर सीवरेज रोज निकलता है, जिसमें से 40% ही केवल सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में होके निकलता है। बाकी का जो 60% है वो डायरेक्ट ऐसी गंगा नदी में गिरा दिया जाता है। जिसमें प्रमुख ही जो 5 राज्य हैं, इनमें जो लगे 226 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, सिर्फ वही वो काम कर रहे हैं, वो भी अपनी क्षमता से काम कर रहे हैं, कम काम कर रहे हैं। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा की रिपोर्ट के अनुसार ये जो 5 राज्यों में 245 STP लगे हैं, जिसमें से सिर्फ 226 ही ठीक से काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से गंगा का प्रदूषण का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जिसके 3 कार्य हैं, जिसमें से एक प्रमुख कार्य है कि जल में जो भी प्रदूषण है उसको साफ करके उसमें नियंत्रण करता है। और राज्य में जितने भी कुएं हैं, तालाब हैं, नदियां हैं, उनका पानी को स्वच्छ करके उसमें नियंत्रण करता है। CBC के में भी सिर्फ 136 STP की निगरानी करता है, जिसमें से 105 ही काम कर रहे हैं, जिसमें से 96 STP नियम का पालन नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से यूपी में जो नरोरा है बुलंदशहर जिले में, वहां के बाद से 97 स्थानों पर पानी की गुणवत्ता बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। आंकड़े बताते हैं कि अगर इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाली स्थिति में और भी ज़्यादा परेशानियां आ सकती हैं, क्योंकि गंगा नदी को साफ करना एक बहुत मुश्किल काम है। तो इसके लिए राज्यों को और देश के हर एक नागरिक को मिलकर अपना इस मिशन में योगदान देना होगा। धन्यवाद। Good morning to one and all and respected sir. Myself Megha Unyal and my topic is eCenter. eCenter, electronic marketplace platform for aqua farmers. In April 13, 2021, the Union Commerce and Industry Ministry Shri Piyush Goyal inaugurated eCenter, an electronic marketplace providing a platform to connect aqua farmers and buyers. It will enable the farmers to get a better price and the exporters to directly purchase quality products from the farmers, enhancing the traceability, a key factor in international trade. Its full form is Electronic Solution for Augmenting NA-CSA Farmers Trade in Aquaculture. About eCenter. This is an initiative by the National Center for Sustainable Aquaculture, NA-CSA. It is an electronic portal that will act as a platform for connecting aqua farmers and the buyers. eCenter is expected to raise income, lifestyle and self-reliance, quality levels, traceability and provide new options for Indian aqua farmers. Through the portal, the farmers will have the freedom to list their products, quote their prices, while the exporters will have the freedom to list their requirements and also to choose the products based on their requirements such as desired size, location, harvest dates, and etc. At the last, the objectives of eCenter, the portal has been introduced in the line with the Indian Prime Minister Atmanirbhar Bharat campaign to make the country and its citizens self-dependent. Through this platform, the ministry aims at
raising and improving the lives income of farmers by reducing risk, awareness of products and markets, increase in income, shielding against the wrong practice. Thank you. सुप्रभात। आज का मेरा टॉपिक है भारत में साक्षरता। भारत में साक्षरता के मामले में महिला और पुरुष में काफ़ी अंतर है। जहां पुरुष की साक्षरता दर 82.14% है, वहीं महिलाओं में इसका प्रतिशत केवल 65.46% है। महिलाओं में कम साक्षरता का कारण परिवार और आबादी की जानकारी की कमी है। जहां तक मेरा मानना है कि आने वाले 15 से 20 सालों में भारत की वैश्विक साक्षरता दर 99.50% होने की संभावना है। वर्तमान में भारत की साक्षरता दर 74.04% है, जो कि 1947 में मात्र 18% थी। थैंक यू। Good morning everyone, respected sir. Myself Bhumi Unyal, and today I am going to speak on the topic Sariska Tiger Reserve. Sariska Tiger Reserve is located in the Aravalli Hills in Rajasthan. Earlier it was a hunting reserve of the Maharaja of Alwar. It is the first tiger reserve to have successfully relocated Royal Bengal tigers in India. It covers an area of 800 square kilometer with a core area of approximately 500 square kilometer. Sariska was declared a sanctuary in 1955 and it became a national park in 1979. It has a good diversity of wild animals like nilgai, tigers, leopard, hyena, jungle cat, sambar deer, porcupine and pangolin. The reserve comprises several varieties of bird species including migrants like peafowl, grey francolin, white-rumped vulture, Indian cuckoo, great horned owl, etc. It has scrub thorn, arid forest, grasses, rocky landscape and semi-deciduous wood. Trees like tendu, thok and khed are also found in its forest. Important tourist spots inside the national park include Silisei Lake, which is home to many crocodiles, ruins of Ajabgarh, Bhangar Fort and Kankavari Fort. A massive fire broke out in March 2002 at Sariska Tiger Reserve at Alwar in Rajasthan. The Indian Air Force helicopters were deployed to douse the fire in affected areas. According to Forest Survey of India, a total of 381 forest fires have been reported in India by March 30, 2022. Madhya Pradesh has recorded the highest number of forest fires at 133. The annual Frontiers report released on February 17, 2022 by the United Nations Environment Programme warned that wildfires, a natural phenomenon, have become more dangerous and now affect larger areas. Thank you. गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम अंबिका रावत है। आज 3 मिनट प्रोग्राम में मैं अपने विषय वन्यजीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2021 जो कि लोकसभा में पारित हो गया है, इसके बारे में आप सभी को बताऊंगी कि इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। और यह विषय हमारे जीएस का 3rd पेपर से रिलेटेड है, तो इस बारे में आज डिस्कस करूंगी। यह विधेयक वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करेगा। यह अधिनियम वन्य जीव पक्षियों और पौधों के संरक्षण को विनियमित करता है। विधेयक में मुख्य प्रावधान इस प्रकार है। पहला यह है कि वन्य जीवों एवं वनस्पतियों की लुप्त प्रजातियों ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अभिसमय का अनुपालन प्रजातियों के व्यवहार को मजबूरी देने के लिए केंद्र सरकार एवं प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया है। इसके अलावा व्यापार किए जाने वाली प्रजातियों के अस्तित्व पर पड़ने वाले प्रभाव से संबंधित पहलू पर सलाह देने के लिए एक वैज्ञानिक प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। 6 की जगह 4 अनुसूचियां विशेष रूप से संरक्षित जीवों के लिए, 2 अनुसूचियां पौधों के लिए, 1 अनुसूचियां और वन्य जीवों एवं वनस्पतियों की लुप्त प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अभिसमय में शामिल प्रजातियों के लिए एक अलग अनुसूची होगी। पीड़क जंतुओं से संबंधित अनुसूची को हटा दिया गया है। आक्रामक विदेशी प्रजातियां। यह विधेयक केंद्र सरकार को आक्रामक विदेशी प्रजातियों के आयात, व्यापार, अपने पास रखने या प्रसार विनियमित करने का अधिकार प्रदान करता है। अभयारण्यों का नियंत्रण, प्रबंधन करने और रखरखाव करने की जिम्मेदारी मुख्य वन्यजीव वार्डन को सौंपी गई है। राज्य केंद्र सरकार
वनस्पतियों और जीवों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्यों के आसपास के क्षेत्रों को कंजर्वेशन रिजर्व घोषित कर सकती है। यह विधेयक किसी भी व्यक्ति को स्वेच्छा से किसी भी बंदी जानवर या पशु उत्पाद को मुख्य वन्य जीव वार्डन को सौंपने का प्रावधान करता है। Thank you. Good morning, respected sir and all my dear friends. Today's my topic is FRDI, Financial Resolution and Deposit Insurance Bill. In order to deal with insolvency firms in the financial sector, the Finance Ministry has recently sought views of Reserve Bank of India on drafting a modified version of FRDI bill which has withdrawn in 2018. The Parliament had passed FRDI bill in August 2017. The bill meant to address the issue of insolvency and bankruptcy of firms in the financial sector so that if the bank, NBFC, insurance companies, stock exchange, pension funds or mutual funds which were run by asset management companies fails, a quick solution is available to either sell that firm, merge with another firm, or close it down with the least disruption to the system. The bill was withdrawn due to controversial bail-in clause which concern among the public over safety of deposit despite assurance by central government. The legislation was provide for insurance up to 5 lakh for bank depositors which already has legal banking, which was 1 lakh initially. As such, this bill was passed to ailing financial sector and monitor the activities of financial companies, but it has controversies till now. Now, public waiting for the decision of Parliament to get the financial backup support. Thank you. Good morning, everyone, and respected sir. So my topic is about spirituality. So जैसे मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती है, मनुष्य भी आत्मिक जीवन के बिना नहीं जी सकते। What is spirituality? Spirituality है क्या? There is a simple definition. मैं आपको एक simple definition देना चाह रहा हूँ। Spirituality, most practically we can say, when I close my eyes, I find peace within. मेरे को अंदरूनी शांति मिलती है। When I open my eyes, that time my activity is like, what can I do for you? What can I give you? Right? Spirit plus quality. यानी कि स्पिरिट प्लस क्वालिटी का मतलब ये होता है कि हमारी जो स्पिरिट है, हमारी स्पिरिट में कि हम लोग क्वालिटी इम्प्रूव कैसे करें, जो हमारी स्पिरिट है उसकी क्वालिटी हम लोग इम्प्रूव कैसे करें, जो उसकी जो जर्नी होती है उसकी जर्नी को हम लोग कहते हैं स्पिरिचुअलिटी। देयर इज सो मैनी वेज टू इम्प्रूव आवर स्पिरिट, लाइक वी कैन डू मेडिटेशन, ध्यान लगाना किसी चीज़ को, उस चीज़ को कहते हैं मेडिटेशन। मेडिटेशन लाइक मेडिटेशन का फ़ायदा ये है कि हमें अंदरूनी शांति मिलती है, इनर पीस। फोकस, द मेन थिंग इज़ दैट फोकस, हमारा फोकस रहेगा कोई भी चीज़ में। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट हमारे आसपास कोई भी नेगेटिविटी नहीं आएगी, बिकॉज वी विल बी पॉजिटिव, राइट? एंड वी विल बी पॉजिटिव, और हमारे इमोशंस में कंट्रोल रहेगा। और द मेन थिंग इज दिस कि जो लॉर्ड बुद्धा है, उनकी थ्योरी थी, लॉर्ड बुद्धा जी ने ये बोला था कि आपको अगर खुश रहना है, इफ़ यू वांट टू बी हैप्पी इन योर लाइफ, तो सारी की सारी जो एक्सपेक्टेशंस है वो सब हटा दीजिए या फिर मिटा दीजिए अपनी सारी लाइफ से। नो एक्सपेक्टेशंस, नो डिसअपॉइंटमेंट्स एंड पेन, राइट? First of all, spiritual process is not for the dead or dying. It's for those who are alive and who want to become fully alive, to be alive on all dimensions of who you are. Dimensions मतलब होता है कि जहाँ पे हम जी रहे हैं, जो अर्थ है जहाँ पे हम जी रहे हैं, वो एक थर्ड डायमेंशन है, और हमारे पूरे यूनिवर्स में बहुत सारे ही डायमेंशंस हैं। जाते जाते मैं एक बात कहूँगा, वी आर नॉट ह्यूमन बींग्स
having a spiritual experience. We are spiritual beings having a human experiences. Thank you. मतलब पिछली बार जो डिस्कशन था हम लोगों का, या जो ये 3 मिनट प्रोग्राम था, उससे ये बेहतर है। कुछ लोगों का विषय बहुत अच्छा था, जैसे आज़ाद ने जो जीएसटी के बारे में बताया, आप लोगों को एक एंगल मिला कि भाई जीएसटी का कलेक्शन अगर बढ़ा है तो बढ़ा होगा, बट महंगाई बढ़ने के कारण, वस्तु की कीमत बढ़ने के कारण जीएसटी का कलेक्शन स्वभावतः बढ़ जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ने के कारण, आप ऐसा समझें। कई लोगों ने बहुत डेरिवेट ढंग से बताया, और कई लोगों का प्रेजेंटेशन लेवल तो अच्छा है ही। देखो, जो जहाँ पर है वहीं से अच्छा करे, जो जहाँ पर रहे है वहीं से अच्छा करे। और कुछ लोग जो नए आज सुनने को मिले, है ना, जैसे राहुल जो स्पिरिचुअल पे बोल के गए, ये भी एक बहुत बड़ा हमारे जीवन का विषय है। आप इस, जैसे हम उस दिन वैल्यूज के 6 पॉइंट बताए, तो एक स्पिरिचुअल भी तो बताए ना, स्पिरिचुअल वैल्यूज। ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास सोफा, गाड़ी, बंगला, मकान, दुकान, यही सब होगा तभी ज़िंदगी चलेगी। बिना स्पिरिचुअल की भी लाइफ नहीं होगी। कुछ डायमेंशन हमें हो सकता ना पता हो, टाइम के साथ पता चलेगा। तो स्पिरिचुअल भी उसी लाइफ का एक डायमेंशन है, जिसकी थोड़ी इन्होंने जिक्र किया। और बाकी जितने लोगों ने टॉपिक लिया, एक खास बात देखा कि इतने टॉपिक में किसी का टॉपिक रिपीट नहीं किया। और जितना मैं समझ पा रहा हूँ कि ज़्यादा आप लोग, ऐसा तो नहीं है कि आपस में बहुत संपर्क करके कि मैं ये ले रहा हूँ, ये ले रहा हूँ, अपने ढंग से ही ले रहे हैं। तो 4-5 लोग हो सकता है आपस में संपर्क करते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सारे लोग संपर्क कर रहे होंगे। और आप दिन प्रतिदिन, मतलब आप निखर रहे हैं, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। कुल मिला जुला के कहा जाए तो आज का जितना भी है, कंपैरेटिवली पिछले सैटरडे से बहुत अच्छा है। और आप इसको देखेंगे धीरे धीरे कि आप बहुत कम मेहनत में बहुत अच्छे टॉपिक के साथ आपका प्रेजेंटेशन आएगा सामने, बड़े कम मेहनत में। जैसे आप लिखने लगते हैं तो चीज़ें जल्दी लिखने लगते हैं, बोलने लगते हैं तो आपके लिए मंच आसान हो जाता है। कई रिसर्च करने लगते हैं तो आपका एक मोटिव पता चल जाता है कि हमको किस एंगल से क्या लेना है। तो ये आपको कहीं ना कहीं पीसीएस आईएएस की जो मुख्य परीक्षा है या प्रारंभिक परीक्षा है, उसमें आप एक रोज हो सकता है 1-1.5 कदम चलते हो, आज सीधे 100-150 कदम चलते हैं आज के दिन। ये बड़ा फायदे का सौदा कह लीजिए है। और बहुत अच्छा बोले, बहुत अप्रिशिएटिंग था, हम लोगों ने मज़ा भी लिया हर तरीके का, और हर तरीके का विषय है। तो इसी को यहीं पे हम लोग क्लोज करेंगे। थैंक यू वेरी मच।